हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम राउल्स लॉ सोल्यूशन चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हम राउल्स लॉ डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो हम शुरू करते हैं राउल्स लॉ। चलो तो डिस्कस करते हैं राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ समझने से पहले हमें पता होना चाहिए वेपर प्रेशर क्या होता है। भाई देखो, हमारा जो लिक्विड रखा हुआ है, हमें पता है एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू जो हमारा लिक्विड है वो धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट होता है। और ये इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट जैसा नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट के अलावा उसके नीचे किसी भी टेम्परेचर पर इवेपोरेशन हो सकता है। तो ये जो हमारा लिक्विड है वो धीरे धीरे इवेपोरेट करेगा, और जब वो इवेपोरेट करेगा उसके वेपर्स बनेंगे। अब सपोज करो मैंने लिक्विड को ऊपर से बंद कर रखा है, मतलब ये एक क्लोज्ड कंटेनर है, तो उसके जो वेपर्स बनेंगे वो बाहर नहीं जा पाएंगे। अगर खुला होता तो बाहर चले जाते वेपर्स, लेकिन अब हमने उसे ऊपर से लिड लगा रखी है, क्लोज कर रखा है, तो उसके जो वेपर्स बने हैं वो वहीं पर रुक जाएंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा, वो जो वेपर्स हैं वो दोबारा लिक्विड में भी कन्वर्ट होंगे कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू। मतलब धीरे धीरे जो हमारा लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होगा, और जो धीरे धीरे वेपर है वो वापस लिक्विड में भी कन्वर्ट होगा। और एक ऐसा टाइम आएगा, जैसे अभी अभी हमने नया नया लिक्विड रखा है, तो शुरू में तो भाई उसके बहुत सारे वेपर्स बनेंगे। जब वेपर ज़्यादा होंगे तो फिर उसका लिक्विड बहुत ज़्यादा कंडेंस होने लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जितने ऊपर वेपर्स जाएंगे उतने ही वो वेपर्स वापस कंडेंस होकर लिक्विड बना देंगे। तो उस स्टेट को हम कहते हैं कि भाई अब तो इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुका है, अब जितने वेपर्स बन रहे हैं उतने ही वापस कंडेंस होकर आ रहे हैं। तो मैं लिक्विड के मॉलिक्यूल, मतलब ये जो वेपर्स बने हैं ना लिक्विड के, ये इस लिक्विड पे वापस प्रेशर लगाने लगते हैं, और इस प्रेशर को जो उसके वेपर्स लिक्विड की सरफेस पर लगा रहे हैं इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, जो लिक्विड के वेपर्स बने हैं ना, वो जो लिक्विड पर प्रेशर लगाते हैं इसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। और वेपर प्रेशर बस कुछ नहीं है, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम। भाई इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुका है, तो जो वो वेपर्स बने हैं ना, अब वो जो लिक्विड पर प्रेशर लगाएंगे उस प्रेशर को ही वेपर प्रेशर कहते हैं। और ये जो वेपर प्रेशर होता है, हम कुछ बातें सोच सकते हैं ये वेपर प्रेशर किस किस पर डिपेंड करता है। भाई एक बात सोचो, एक लिक्विड होता है जो बहुत वॉलेटाइल लिक्विड है। वॉलेटाइल का मतलब पता है ना, वॉलेटाइल लिक्विड क्या होता है, जिसके वेपर्स बहुत जल्दी बन जाए। तो एक लिक्विड है जो बहुत वॉलेटाइल है, और एक लिक्विड है जो इतना वॉलेटाइल नहीं है। तो जो लिक्विड ज़्यादा वॉलेटाइल होगा उसके वेपर्स भी ज़्यादा डेवलप होंगे, और जिसके वेपर्स ज़्यादा डेवलप होंगे वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड के सरफेस पर, हेंस उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें, अल्कोहल ले लिया एक बार हमने वाटर ले लिया, हमें पता है अल्कोहल ज़्यादा वॉलेटाइल होता है नॉर्मल वाटर से। वाटर भी वॉलेटाइल है, वेपर्स बनते हैं, लेकिन अल्कोहल के और पहले वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो अल्कोहल के वेपर्स ज़्यादा इजीली बन सकते हैं वाटर के कंपैरिजन में। नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, क्योंकि अगर ज़्यादा वॉलेटाइल लिक्विड होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा ही एक्सर्ट होगा। एक और फैक्टर सोच लेते हैं, टेम्परेचर। सोचते हैं टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा। हमें पता है अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर दो तो वेपर ज़्यादा बनने लगते हैं। बस अगर वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर वेपर ज़्यादा बनते हैं तो पहले के कंपैरिजन में वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, और कौन से फैक्टर पर डिपेंड कर सकता है, भाई जितनी ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन होगी ना, कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा हमने लिक्विड ले लिया एक, तो जिसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उसके वेपर्स भी ज़्यादा बनेंगे। जैसे मैंने लिक्विड और अल्कोहल दोनों को मिक्स कर दिया, तो भाई अब अल्कोहल मैंने बहुत सारा लिया है, वाटर मैंने बहुत कम लिया है, तो अल्कोहल के वेपर्स जो है वो ज़्यादा बनेंगे जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और ये कंसंट्रेशन हम मोल फ्रैक्शन में नापते हैं। मोल फ्रैक्शन याद होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल। तो जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा उसके वेपर्स भी ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, तो अब डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये हमारा एक लिक्विड ए है, हमें पता है इसका जो प्रेशर होगा ना, प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके मोल फ्रैक्शन की। बेसिकली लॉ ये है कि जो हमारा लिक्विड होता है उसके जो वेपर उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ये क्लोज्ड है भाई, तो वो जो
जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन हमें पता है इसमें ए के अलावा कोई और कंपोनेंट तो है ही नहीं, बस ए के तो मोल्स है। अगर ऐसा कभी होता है ना कि ए के अलावा कुछ है ही नहीं, तो उसका जो मोल फ्रैक्शन है 1 ही तो होगा। मान लो इसमें Na नंबर ऑफ मोल्स है फर्स्ट के और बी के तो मोल्स है ही नहीं, तो एक तरीके से मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे? इसका मोल फ्रैक्शन होगा Na अपॉन Na प्लस Nb, यही होता है मोल फ्रैक्शन। लेकिन Nb तो है ही नहीं, बी वाला कंपोनेंट तो है ही नहीं, बी वाला कंपोनेंट तो 0 है, तो क्या मोल फ्रैक्शन 1 ही नहीं आ जाएगा? अगर मैं सिर्फ पानी ले लूं और कहूं पानी का मोल फ्रैक्शन बताओ तो 1 है, ठीक है। अगर वो तो दो कंपोनेंट को मिक्स कर देते हैं तो एक का मोल फ्रैक्शन कम होता है, एक का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होता है। जब एक ही चीज है तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा और दूसरे का मोल फ्रैक्शन होगा ही नहीं। तो इसमें XA की वैल्यू 1 है। ऐसा मैं कह सकती हूँ P इज इक्वल टू K, कोई कांस्टेंट लगाएंगे, हमें पता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन से बचने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है इनटू XA। लेकिन भाई फिलहाल ये क्या है, सिर्फ A है, और अगर सिर्फ A है तो इसका जो प्रेशर होगा, इसके वेपर प्रेशर को हम कहेंगे P0A। P0A का मतलब क्या है? सिर्फ A है, इसमें और कुछ नहीं है। P0 मतलब प्योर फॉर्म ऑफ A, प्योर A है, अकेला A है और कुछ नहीं है। तो P0A क्या है? P0A है KXA, XA तो लेकिन 1 है, तो इसका मतलब P0A K के इक्वल है। ऐसे B में सोच लो, ये अकेला B है, इस केस में XB 1 होगा क्योंकि सिर्फ मोल फ्रैक्शन B का है, A का तो मोल फ्रैक्शन है ही नहीं, A के तो मोल्स है ही नहीं इसमें। तो बस अब इसका जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके मोल फ्रैक्शन के। अकेला यही है ना, तो इसमें भी P0B यूज होगा, सिर्फ अकेला B है P0B, वो होगा KXB के इक्वल। XB तो 1 है ना, तो P0B इज इक्वल टू, इसे K डैश ले लेते हैं, ठीक है। अब भाई A और B दोनों को ही मिक्स कर दिया, तो अब इसमें हमें पता है कि जो PA है, जो प्रेशर A का है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है XA के, यानी कि PA, इस बार नॉट नहीं लगा रहे क्योंकि अकेला थोड़ी है, A के साथ B भी है, दोनों मिक्स कर दिए हमने। तो PA इज इक्वल टू KXA। ऐसे ही जो PB है वो प्रोपोर्शनल है XB के, मतलब PB है K डैश XB। अब भाई जो हमारा होता है प्रेशर A का निकल गया। एक हमने डाल्टन लॉ पढ़ा था क्लास 11th में, बहुत आसान सा लॉ था। अगर A और B है ना, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B होगा। हाँ, इसमें एक हमने अजम्पशन ली थी कि हम ये मान के चलते हैं कि A और B केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो A का प्रेशर है प्लस जो B का प्रेशर है वो टोटल प्रेशर होगा। टोटल प्रेशर मतलब PT, टोटल प्रेशर PT किसके इक्वल होगा? PA प्लस PB के इक्वल होगा। PA क्या है? KXA। PB क्या है? K डैश XB। भाई K क्या था? डाल्टन लॉ के हिसाब से जो टोटल प्रेशर है PT है वो PA प्लस PB है। टोटल प्रेशर क्या होगा? A का प्रेशर प्लस B का प्रेशर। अब A का प्रेशर क्या है? A का प्रेशर है KXA, B का प्रेशर क्या है? K डैश XB, K डैश XB। K की वैल्यू क्या थी? P0A थी, तो टोटल प्रेशर क्या होने वाला है? P0A XA प्लस P0B XB, ये टोटल प्रेशर होने वाला है। ये हमारा छोटा सा राउल्ट लॉ है। अगर मैं सिर्फ SS की बात करूं तो जैसे जैसे अगर मैं प्रेशर सिर्फ सॉल्वेंट की बात करूं तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ते हैं उसके ज़्यादा हम लेने लगते हैं, तो वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता है, वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। एक बार हम प्रॉपर ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। जब A और B हमने दोनों को मिक्स कर दिया ना, तो कैसा ग्राफ बनने वाला है ये डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ में क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे शुरू में हमने शुरू में सिर्फ A को लिया था,
तो हमें पता है एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 था, जबकि बी का कोई कंपोनेंट था ही नहीं। धीरे धीरे हमने बी को लिया और बी को ए में डालना शुरू करा। जब हमने बी को ए में डाला तो धीरे धीरे ए का मोल फ्रैक्शन कम हो गया होगा, बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा होगा, है ना। एक टाइम आएगा जब सिर्फ बी का मोल फ्रैक्शन बचेगा और ए का मोल फ्रैक्शन लगभग 0 हो जाएगा। हमने दोनों को मिक्स कर दिया। शुरू में ए का मोल फ्रैक्शन था क्योंकि अकेला ए था। धीरे धीरे हमने जब मिक्स करा ना दोनों को, तो ए का मोल फ्रैक्शन कम होता चला गया, क्योंकि शुरू में तो सिर्फ Na/Na प्लस NB होता है ना। शुरू में तो NB 0 था, फिर धीरे धीरे हमने मिक्स करा NB को, तो धीरे धीरे क्या होगा, B का भी मोल फ्रैक्शन आने लगेगा। और याद रखना जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है XA प्लस XB वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। 1 + 0 1, 0 + 1 1, यानी XA प्लस XB तो हमेशा हमारा 1 ही होता है। XA प्लस XB 1 होता है हमारा हमेशा, ठीक है। XA प्लस XB हमेशा 1 होता है। तो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे हैं XA का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है। एक बात तो क्लियर है, जिसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, और जिसका मोल फ्रैक्शन कम होगा उसका वेपर प्रेशर भी डेफिनेटली कम होगा। तो इसका मोल फ्रैक्शन कम होगा। अभी इसका कुछ वेपर प्रेशर था जो P0 A के इक्वल था, अकेला P प्रेजेंट है, अकेला A प्रेजेंट है, तो अभी P0 A है इसका वेपर प्रेशर। धीरे धीरे इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करने लगेगा। इसका ग्राफ नीचे आता हुआ क्यों बना है, नीचे आता हुआ इसका ग्राफ इसलिए बना है क्योंकि इसके मोल्स धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हैं। बी के मोल्स, ये तो ए की कहानी है, ये PA की बात है, जिसमें ये वाली वैल्यू P0 A है, क्योंकि अभी अकेला P0 A प्रेजेंट था। अब हमने क्या करा, देखो बी के देखे जाए तो मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं। पहले 0 मोल्स थे, अब 1 हो गए हैं, तो धीरे धीरे बी के तो मोल्स बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे जो हमारा बी है ना, उसके मोल्स बढ़ रहे हैं। अगर उसके मोल्स बढ़ेंगे, अगर जो बी के मोल्स बढ़ेंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा ही। ठीक है, उसके मोल्स भी क्या होंगे, उसके अगर इसके मोल्स बढ़ रहे हैं तो इसका प्रेशर भी बढ़ेगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। और इस टाइम पे सिर्फ बी वाला प्रेशर होगा इस टाइम पे, मतलब ये वाला पार्ट P0 A है, ये वाला पार्ट P0 B है, ये वाला पार्ट PA इज इक्वल टू P0 A XA है, और ये वाला पार्ट है PB इज इक्वल टू P0 B XB। A के मोल्स जैसे जैसे कम हो रहे हैं वेपर प्रेशर कम होगा, B के मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ रहा है वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम टोटल में बात करें, टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर होगा P इज इक्वल टू PA प्लस PB, यानी P0 A XA प्लस P0 B XB, ये टोटल मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल प्रेशर हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। अगर हम बात करें, ये जो है एक बात होती है, ये तो सिर्फ मोल फ्रैक्शन है, कभी कभी लिखा दिख जाएगा मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अब भाई वेपर फेज का मतलब क्या है, ये जो मोल फ्रैक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं ये लिक्विड में डिस्कस कर रहे हैं कि इसके मोल इतने, इसके मोल इतने, तो मोल फ्रैक्शन ये लिक्विड के अंदर है, लेकिन वेपर्स भी तो डेवलप हो रहे हैं। तो अब वो जो वेपर्स डेवलप हो रहे हैं उस वेपर फेज में कितना प्रेशर होगा, कितना मोल फ्रैक्शन होगा, वो कैसे निकालने वाले हैं, वो होता है भाई उस कंपोनेंट का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, यानी कि PA अपॉन PA प्लस PB। ये है कि भाई वेपर में उसका कितना मोल फ्रैक्शन है। PA हमें पता है P0 A XA होता है, PA हमें पता है P0 A XA होता है, PB हमें पता है P0 B XB होता है। तो अगर हमसे बोले मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ A निकालो,
तो उसका फॉर्मूला होगा पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ऐसे ही अगर हमसे कोई कहे भाई मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट बी का निकालो इन वेपर फेज, फिर हम क्या फॉर्मूला लगाए, फिर बस पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी, यानी पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। हमें क्या क्या गिवन है, हमें पी नॉट ए गिवन है, मतलब अगर अकेला ए है तो उसका कितना प्रेशर है 450, अगर अकेला बी है तो उसका प्रेशर कितना है 700, दोनों को मिक्स कर दिया, अब टोटल प्रेशर 600 है। तो भाई हमें पता है टोटल प्रेशर तो क्या होता है पी ए प्लस पी बी होता है। टोटल प्रेशर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी होता है, जिसमें हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी 1 है। टोटल मोल फ्रैक्शन ए और बी का अगर प्लस करेंगे टोटल मोल फ्रैक्शन तो 1 होता है ना, तो एक्स ए प्लस एक्स बी 1 है। अब देखो अब हम क्या करने वाले हैं, पी नॉट ए इसकी जगह रख देते हैं ना 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, क्योंकि भाई दोनों का सम जब 1 है तो पी एक्स बी क्या होगा 1 माइनस एक्स ए, तो ये टोटल प्रेशर है। अब बस हम इसमें चीजें रखने वाले हैं, टोटल प्रेशर की जगह 600 रख लेते हैं, 600 इज इक्वल टू पी नॉट ए कितना है 450 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी कितना है 700 700 और इंटू एक्स बी। बस भाई अब तो इसे सॉल्व करना रह गया है, 600 इज इक्वल टू 450 माइनस 450 एक्स बी प्लस 700 एक्स बी। 600 इज इक्वल टू 450, भाई 700 में से 450 चले जाते हैं तो कितने बचते हैं 250। इसे इधर ले आओ, कितने बचेंगे 600 माइनस 450 इज इक्वल टू 250 एक्स बी। कितने बचते हैं भाई 150 इज इक्वल टू 250 एक्स बी, एक्स बी इज इक्वल टू 150 अपॉन 250, यानी कि 5 5 5 0.6। एक्स ए हमें क्लियर ही है कि भाई अगर ये 0.6 आया है दोनों का सम तो 1 होता है, तो ये 0.4 होगा, 0.6 प्लस 0.41। तो हमें दोनों के मोल फ्रैक्शन तो पता चल गए। अगर ये कहें कि भाई मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में भी बता दो, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। वेपर फेज में पी ए मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होता है ए कंपोनेंट का पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी। ए का जितना प्रेशर है अपॉन टोटल प्रेशर कितना है उसको ही हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, ए का अगर हम बात करें पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यानी कि वैल्यूज रख लेते हैं। पी नॉट ए 450 है, जिसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए कितना आया है 0.4, यानी कि 2/5 अपॉन 450 इंटू 2/5 प्लस, ये तो टोटल प्रेशर ही होता है ना, वैसे पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इसकी जगह पीटी यूज कर ले, ये रहा पीटी 600। पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी पीटी तो होता है, तो पीटी की वैल्यू रख लेते हैं डायरेक्ट 600। तो ये 0.3 आया है, मतलब वेपर फेज में ए का प्रेशर 0.3 है, बी का कितना होगा 1 में से माइनस कर लो, क्योंकि वेपर फेज में भी टोटल मोल फ्रैक्शन तो 1 ही होता है। तो बी का जो है वो आ जाएगा 7/10 यानी 0.7 और इसका आ जाएगा 3/10।